और अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं। अपने लक्ष्यों से आगे बढ़कर पाया। वार्ता का आयोजन किया गया है। तो सर, सर्वप्रथम एक छोटी सी प्रस्तुति विभाग द्वारा एक फिल्म के माध्यम से बनाई गई है, तो आपकी अनुमति से सबसे पहले उसका दिखाना चाहेंगे। अपने लक्ष्यों से आगे बढ़कर पाया। अपने लक्ष्यों से आगे बढ़कर पाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। पर्ची खर्ची का काम खत्म, न तंत्र कहीं भ्रष्टाचारी। 85,000 युवाओं को मिली पारदर्शिता से नौकरी सरकारी। फसल खरीद का सरल तरीका अपनाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। भुगतान 72 घंटे में होता है फसलों का तुरंत भुगतान। देरी होने पर किसान को मिलता है 9% ब्याज। सींच इसी मिट्टी से सोना उपजाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों की बढ़ गई साख। बिजली बिल में भारी राहत, जुड़े नए कनेक्शन 2.5 लाख। मेरा पानी मेरी विरासत अपनाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। अंत्योदय का दृढ़ विचार भी हम सब तक पहुंचाएंगे। सुख से वंचित परिवारों को मुख्य धारा में लाएंगे। घर घर नल से पीने का जल पहुंचाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। मुफ्त किताबें, पासपोर्ट, सस्ती शिक्षा से सुखी छात्र, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में ठीक हुए रोगी सुपात्र। कोविड संकट में भी विकास न रुकवाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। जरूरतमंदों तक राशन व बिजली के मुद्दे पर मिली जीत। हर एक खेत तक पानी पहुंचा, हरियाणा बना विकास का गीत। पंचायत व शहरी निकाय के अधिकारों में वृद्धि हुई है। अंतर जिला परिषद बनाया, विकास बढ़ा, समृद्धि हुई है। शिलान्यास व उद्घाटन का दौर चलाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। मंत्र मनोहर सेवा व्रत का गाया है हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। 600 दिन निरंतर काम, हरियाणा सरकार की ये पहचान। धन्यवाद का हार आपको पहनाया हरियाणा ने, जो नहीं हुआ था कभी उसे कर दिखलाया हरियाणा ने, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नहीं हुआ था कभी वो हरियाणा ने कर दिखलाया है। माननीय महोदय, एक विभाग की तरफ से छोटा सा हमने प्रयास किया है, मानो गागर में सागर को भरने का प्रयास किया है। जो भी सरकार की उपलब्धियां रही हैं 600 दिन में, जो नई नीतियां रही हैं, उनको एक पुस्तिका में हमने संकलित किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं सभी माननीय मंत्रीगणों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से इस पुस्तिका को समर्पित करें।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। मित्रों, आज का ये जो प्रेस वार्ता का संदर्भ है, ये आपके सामने अभी हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ने स्पष्ट किया है। आज मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूं कि हमारी ये जो दूसरी टर्म है, इसके आज ठीक 600 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे एक मन में विचार आया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का नहीं, हम दिनों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही, लेकिन हम लगातार चलते रहे। अन्य विभागों के साथ प्राथमिकता के तौर पर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। इस चुनौती में बहुत काम ऐसे जो हमको पहली बार ही ध्यान में आए कि कोरोना की महामारी, उसमें ये विषय भी हो सकते हैं जिसका कभी पहले ध्यान नहीं दिया गया था, और इस महामारी के कारण से ही उनका आभास हुआ। हमने उसकी पूरी तैयारी की। पहली वेव जिसका समय मैं समझता हूं मार्च 2020 से और अक्टूबर 2020, 7 महीने तक वो पीक पर पहुंची वेव। लेकिन दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई, और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। जो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोक हित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने को ध्यान में है कि कुछ काम तो हमने जो आज तक नहीं हुए थे और वो हमने किए हैं, करके दिखाए हैं, और उनके करने के पीछे की हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका यही है कि समाज के हर व्यक्ति को हम उसके वांछित जो उसकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार क्या दे सकते हैं। व्यक्ति को आगे बढ़ने की अपेक्षा होती है, उसमें उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उसको सुविधाएं दी जाए। जो अभावग्रस्त पीड़ित लोग हैं, कमजोर हैं, उनकी कमजोरियों को कैसे हम समाप्त करने में सरकार की भूमिका अपनी निभा सकें। गरीब का कल्याण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे,
हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। अगर मैं 600 दिन की बात करूं तो हमने 1200 दिन का काम कर लिया इसमें। और हमारी तो जो पहली टर्म थी उसको भी अगर मिलाते हैं तो हमने पिछले 5 साल में भी 10 साल का काम किया। काम के नाते से हर हमारा साथी, और केवल मंत्रिमंडल के साथी ही नहीं, तो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जैसा उनको कहा, जैसा एक नीति के नाते, पॉलिसी के नाते जो बातें सरकार की ओर से बनाई गई उसको सिरे चढ़ाने में, नीचे उतारने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए, दिन रात एक किया। अगर विशेष उल्लेख की बात है तो इसमें परिवार पहचान पत्र की मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा यूनिक कार्यक्रम जो सारे देश में हमने फैमिली आईडी का शुरू किया, सारे प्रदेश में। अभी तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, लेकिन अब परिवार की पहचान फैमिली आईडी से होने लगी है। और जब हमने शुरू किया है तो इसको केंद्र सरकार ने भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं सब, उन्होंने इसको अपनाने का अपना संकल्प तय कर लिया है कि फैमिली आईडी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराएं। एक पत्र निकला है, कुछ प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया है कि इस फैमिली आईडी का अध्ययन करके एक पायलट प्रोजेक्ट का शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकारी योजनाएं, सहायता, जितनी भी सेवाएं हैं, वो इस फैमिली आईडी के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को पहुंच जाएंगी। अपात्र व्यक्ति उससे पीछे रहना पड़ेगा, उसको वो आगे ले नहीं सकता। कई बार व्यक्ति डबल फायदे भी ले जाते हैं। सरकारी योजनाओं में तो कई बार चेक नहीं होते, लेकिन इससे एक चेक लगेगा कि एक व्यक्ति एक योजना का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले पाएगा। भ्रष्टाचार बहुत रुकेगा, फंड्स की पिलफरेज है वो कम होगी। तो एक यूनिक हमारा ये कार्यक्रम है जिसको हमने आगे बढ़ाया है। और आगे से जो सरकारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो सब उसी परिवार को मिलेंगी जो परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर्ड है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमको सरकारी योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे अपने संपन्न परिवार होने के नाते इससे सारी स्कीमें अपने आप हम अपना काम चला सकते हैं। और इसमें मैंडेटरी नहीं है परिवार पहचान पत्र, हमने छूट दी है, जिसको बनवाना बनवाएगा, जिसको नहीं बनवाना नहीं बनवाएगा। लेकिन ये शर्त हम लगा ही सकते हैं कि जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है वो परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएगा। तो इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा हरियाणा, नया हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, सक्षम हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, सामर्थ हरियाणा, ऐसे हरियाणा की कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं। और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, स्वावलंबी हो, और उसका स्वाभिमान ये भी सुरक्षित रहे। क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते स्वाभिमान ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी व्यक्ति को हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ जो भी पात्र व्यक्ति है उसको अपने आप उसके घर तक पहुंचे। हमारी ये योजना, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन के नाते से जैसा 25 दिसंबर को हम सुशासन वर्ष, सुशासन दिवस हम मनाते हैं, इसमें भी बहुत आगे बढ़े हैं। आईटी के ऊपर आधारित सारी हमारी स्कीमें शुरू हुई हैं और इससे तत्परता बढ़ती है। हो गया, इससे तत्परता बढ़ती है, काम में तेजी आती है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम लगती है। तो ऐसे हमारे सुशासन के कामों के लिए भी हम लोग आगे बढ़े हैं। चुनौती में लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन में स्कूल बंद, दुकानें बंद, सारी चीजें बंद, सामान्यतः जीवन थम सा जाता है। जो नियमित काम है वो तो खैर होते हैं, किसान की खेती वो समय पर उगानी होती है, उगती है, उगेगी, प्रोक्योरमेंट भी होगी। लेकिन बहुत ऐसे काम हैं जो हम यानी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें बंद करने पड़ते हैं, ताकि इस कोरोना का जो विस्तार है उसको रोक सके, उसको फैलने से कैसे बचा सकें। तो इसकी बहुत एक बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। लोग सर्वाइव कैसे करें, उनकी आय कैसे सुनिश्चित रहे। और इस कोरोना में तो बहुत से लोग
हमें छोड़ के चले गए। बहुत बच्चे हम अपने माता पिता को खो बैठे। ऐसे जाने वालों के प्रति हमारी सहानुभूति है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमने उन बच्चों की भी चिंता की है जो अपने माता पिता को खो बैठे हैं। समाज का हर वर्ग कैसे सुखी हो, ये हमने चिंता की है। जैसा कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात हर कोई सुखी रहे, हर कोई निरोगी रहे, हर कोई कैसे यानी उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी कल्पना को करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। जो चीजें नई हमने की हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री ठीक से टाइम से हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई कंपनसेशन ठीक से मिल जाए, और सरकार इसकी प्लानिंग भी ठीक से बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत है। कोई एक ऐसा समय था कि अपने देश में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद आज खाद्यान्न भरपूर मात्रा में है, और कई बार तो गोदाम में पड़ा पड़ा खराब भी होता है। लेकिन आज भी बहुत चीजों की कमी है, तिलहन की कमी है, दालों की कमी है, फलों की कमी है। तो इन चीजों को सरकार प्लान कर सके ठीक से, तो इसलिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये भी आपकी जानकारी के लिए हरियाणा में हमने कार्यक्रम चलाया। इसको भी अब बाकी प्रांत आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो यहाँ जमीनों का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार का फसलों का 2 साल से कर रहे हैं। पंजाब में इस बार केंद्र की ओर से एक निर्देश गया कि सब किसान जानकारी दें कि कौन कितनी फसल बोता है। इसका विरोध ही शुरू हो गया वहां कि आखिर ये जानकारी हमसे क्यों मांगते हैं। हमारा तो कहना है कि किसान की भलाई में है ये जानकारी, हमने इसमें से निकालना कुछ नहीं है, लेकिन किसान की भलाई इसमें है कि उसकी उगाई फसल ठीक से प्रोक्योर हो जाए, योजना में उसको लाभप्रद चीज है उसको बताया जाए, जमीन खाली कौन सी रहेगी उसका भी उसको लाभ होता है तो वो भी उसको बताया जाए। और फिर किसानों को हमने प्रोक्योरमेंट जो की है, 11 फसलों की प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं, और इस प्रोक्योरमेंट के बाद पहली बार हमने किसानों को सीधी पेमेंट दी है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 9 लाख किसानों को 62 लाख एकड़ भूमि रजिस्टर करके, और इस बार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए हमको सीधा किसानों को दिया है। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, और किसान के घर में सीधा चला जाए, बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं उसकी पेमेंट को अपने पास लेके रख ले। जो किसान आज तरह तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा के सारे सिस्टम को ठीक से समझ जाएं तो ये भूल जाएंगे कि किस कानून का क्या उपयोग है। हम तो बिना कानूनों के भी इतना कर रहे हैं, और कानूनों में यही बातें हैं, कानून में और कोई बात नहीं है। चाहे वो मंडियों की बिक्री की बात है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, सारे विषय यही है और कोई नहीं है। तो इसलिए इन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में हमने हर गरीब परिवार को कैसे सहायता दी जाए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने शुरू की। 6,000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अनाउंस किया गया। 6,000 रुपया हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, जिसका प्रीमियम उसको देना होता है वो दे नहीं पाता है, या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के। हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6,000 रुपये में से हम देंगे, चाहे जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना है। बने रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है सुर्खियों का। चलिए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 67,256 नए केस, 2,330 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसेस 8,21,000 के पार। दूसरी लहर में 730 डॉक्टरों की मौत। आईएमए ने जारी किए आंकड़े।
रोहतक के समेत गांव में हरियाणा पुलिस के जवान समेत 3 लोगों पर फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत, 2 घायल। 3 बाइक पर आए थे हमलावरों ने घर में घुसकर 30 राउंड फायरिंग की, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, राजधानी में कई इलाकों में हल्की बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में तेज बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश होने की संभावना। और एक बार फिर लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना ये भी अपने आप एक यूनिक लाडोरा को समाप्त करके और हर व्यक्ति को उसका परिवार की यानी उसका जो मकान है उसके नाम हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसका वो यानी एक मलकियत होगी तो स्वाभिमान से वो भी रहेगा, मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हो गया हूं। गांव में हमने पहले शुरू की, देश भर ने अपना लिया स्वामित्व के नाम से। आज कई प्रांतों में योजना शुरू हो गई है। और अब हमने शहरी स्वामित्व, जो जमीनें 20 साल से पहले म्यूनिसिपैलिटी से किसी ने लीज पर ली थी, अब वो आदमी 20 साल 30 साल 40 साल, कईयों की 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी हो गई है, दुकान है मकान है लेकर बैठे हैं। आज लीज का पैसा देते होंगे सॉरी देते होंगे, नहीं भी देते होंगे, झगड़े होंगे, लिटिगेशन होगी। तो हमने एक स्ट्रोक से ऐसे सबको उनका मालिकाना अधिकार देने के लिए योजना बना ली। एक फार्मूला बनाया कि इतने पैसे जमा करा दें, उसके मालिक हो जाए। तो ये शहरी प्रॉपर्टी का स्वामित्व, इस प्रकार से ये योजना भी हमने बनाई। बहुत विभागों के विवाद बने हुए थे। HSVP जिसको पहले मुद्दा कहते थे, उनके मकानों की अनाउंसमेंट है और झगड़े हैं। फिर HSIDC इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के झगड़े, फिर मंडियां, दुकान, मार्केटिंग बोर्ड, इनकी दुकानों के झगड़े। ऐसे सारे विभागों का एक योजना हमने माइनिंग की बनाई। विवादों का समाधान, जितने विवाद हैं बड़ी संख्या में हैं, उसकी कोई भी एक स्कीम बनाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाएंगे, उसमें से उनको लाभ लेकर के और वो विवाद से बाहर हो जाएं, एक सुखी जीवन व्यतीत करें। ईज ऑफ लिविंग, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने काम से मतलब है, काम के अलावा किसी और चक्कर में नहीं फंसा हुआ। आज तो यह कि हर व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटता है। ऐसे व्यक्तियों को उनकी समस्या के हिसाब से उनको निदान मिले, समाधान मिले, इसके लिए हमने विवादों का समाधान ऐसी स्कीम चलाई। कुछ नई प्रशासनिक इकाइयां, नए डिपार्टमेंट, ये भी हमने खड़े किए। जैसे प्रशासनिक इकाइयों में अभी तक हमारा शहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल एक गुरुग्राम की थी, वो भी हमने ही पिछली टर्म में बनाई थी। इस बार फरीदाबाद FMDA बनाया और अभी पंचकुला PMDA हमने बनाया। आगे भी बड़े शहरों की ऐसी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी सारी हम योजनाएं बना रहे हैं। पंचकुला का एक समेकित विकास इसकी योजना बनी है और वो धीरे धीरे स्वरूप बना ले रही है। हम सोचते हैं कि पंचकुला को भी मोहाली के बराबर इस शहर को लेकर के आए, ताकि मोहाली हमारे से आगे है, मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने गुरुग्राम पर जोर लगाया, पंजाब ने मोहाली पर जोर लगाया, लेकिन अब गुरुग्राम और मोहाली हम एक साइड में छोड़ता हूं, उसके आगे पंचकुला को आगे बढ़ाएंगे, उस कंपटीशन में भी हम आगे कैसे बढ़ पाए। 4 नए विभाग बनाए हमने। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा डिपार्टमेंट, क्रिड, जो ये हमारा जो फैमिली आईडी का सारा विषय चल रहा है, ये क्रिड के अंतर्गत ही चल रहा है। और आगे जितने भी वेरिफिकेशन होंगे वो सब क्रिड के अंतर्गत ही होंगे। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, पहली बात फॉरेन का डिपार्टमेंट कभी किसी सरकार ने बनाया नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, फॉरेन में भी स्टेट्स को सीधा डील करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या हमारे यहाँ के लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, उनको तैयार करना, उनको सुविधाएं देना। फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, उनसे बातचीत करके इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, या हरियाणा से कोई बाहर जाकर काम करना चाहे उसको फैसिलिटेट करना। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर सिर पर, हर परिवार के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उसका घर होना चाहिए। तो प्लानिंग से अभी तक ये एक विषय बहुत सरकार ने पहले भी लिया होगा,
कभी 100 गज के प्लॉट की बात है, कभी और कोई विषय है, लेकिन ठीक उसका अध्ययन करके जिसको चाहिए उसको हम दे नहीं पाए हैं। इसका एक ग्रिड के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किसका अपना परिवार का घर है, किसका अपना घर नहीं है। जिसका घर नहीं है, अगर वो सामर्थ्य है तो अपने आप बनाएगा, सामर्थ्य नहीं है तो सरकार और बैंक से उसकी सहायता कराएंगे, केंद्र सरकार की भी सहायता लेंगे। ऐसे ही एमएसएमई हमने अलग से विभाग बनाया। उद्योग में रोजगार के नाते हम ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें, और एमएसएमई में बहुत रोजगार होता है, तो इस विभाग को अलग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में केवल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें दुकान भी शामिल है, कोई किस प्रकार का सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं। तो इन सब चीजों को उसमें जोड़ा गया है एमएसएमई में। पानी, हमने पानी की गंभीरता को समझा और पानी कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है। हमारा जो अधिकार है सॉइल का, उस नाते से हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है वो उसमें उलझा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में विषय है, कब सुलझेगा कब नहीं सुलझेगा। हम लगे हैं कि लगातार उस सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में निर्णय भी करवाया है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का है कि एग्जीक्यूशन केंद्र सरकार करे या कोई और एजेंसी करे, वो और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पानी हमारा उपलब्ध है, हम उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करें। तो हमने उसकी द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना ये बनाई है कि इन 2 वर्षों में, हालांकि इस पर जितना काम कोविड के दिनों में हम पर्याप्त नहीं कर पाए, तो इन 2 वर्षों में फिर भी पर्याप्त, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की योजनाएं हैं, ऐसे सबके माध्यम से एग्रीकल्चर की उसमें योजनाएं हैं, पानी को कैसे बचाया जाए। योजना हमने शुरू की, किसान धान को कम बोए, मेरा पानी मेरी विरासत, 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का ये काम किया हमने। विश्व बैंक ने भी इसको सराहा है कि ऐसी एक योजना जिसमें से पानी बचता है। 94,000 एकड़ लैंड पर पिछली बार पानी कम बोया गया, यानी धान कम बोया गया। इस बार 2 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है। छोड़ दो, 2 लाख टारगेट हमने एकड़ का रखा है, और मैं समझता हूं इसको पर्याप्त करेंगे। पानी का ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर, और उसको रीयूज करना, क्योंकि पीने के लिए तो पोर्टेबल वाटर हमें ताजा नहरी चाहिए, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए ट्रीटेड वाटर को रीयूज करने की स्कीम हमारी बन सकती है। उस पर हम बना रहे हैं, और उसके कारण से भी पानी की हमारी खपत कम हम कर पाएंगे। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन, जो काडा डिपार्टमेंट उसको मिकाडा बनाया, ताकि माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हम लोग काम कर सकें, ताकि पानी की कैसे बचत हो। तो मित्रों, पानी पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ताकि कॉमन मैन को ये पानी कैसे मिले, कम से कम पीने का और बाकी चीजें सुलभ पानी मिल जाए। इन सब कामों को ध्यान में रखते हुए, यानी देखते हुए, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नीति आयोग समय समय पर मूल्यांकन करता है स्टेट्स का। इस बार 2020 का जो रैंकिंग आई है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है हमें कि जो फास्टेस्ट मूवर, जो जिनकी गति काफी तेज गति से बढ़ रही है, ऐसे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में हरियाणा इज नंबर 1। बाकी प्रदेशों के आंकड़े 2019 से कोई 2 अंक, कोई 3 अंक, कोई 5 अंक उनकी रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है। बड़ी स्टेट्स में सर्वाधिक है, केवल छोटी स्टेट्स में मिजोरम हमारे से आगे है, जो 12 अंक लेकर के छोटी स्टेट्स में प्रथम रहा है। और इसमें भी
हमने तय किया है कि अगले वर्ष इसमें और आगे बढ़ करके केरला को कैसे पकड़ें, क्योंकि केरला अभी भी नंबर 1 पर है टोटल मिलाकर। हमारे 67 रैंक है, उनकी 75 मार्क्स हैं रैंकिंग में। अभी भी हम 8 अंक पीछे हैं। जैसे इस बार वो 5 बढ़े हैं, हम 10 बढ़े हैं, 5 हमने कवर किए हैं। कोशिश करेंगे अगली बार उनसे हम पकड़ते हुए 8 अंक और उनके बराबर बढ़ जाएं। अगर वो 2-4 बढ़ते हैं तो हम 12-13 बढ़ जाएं, ताकि उनको पकड़ सकें। कोरोना के दिनों में कुछ चीजें और भी हमको, जैसे एक चुनौती के साथ कुछ अवसर आते हैं, तो शिक्षा विभाग को भी ऑनलाइन करने का हमको अवसर मिला है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यालय जो अब घरों में पहुंच गए हैं। जो विद्यालय में बच्चे आते थे, अब वो विद्यालय के ही अध्यापक ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमने अब विद्यार्थियों को लैपटॉप यानी क्या टैबलेट्स देने का निर्णय लिया है। 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट्स दिए जाएं, ताकि उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें और जो यूट्यूब से भी करते हैं वो भी कर सकें, और कुछ अपलोडेड ऐसे जो लेसन्स हैं उसको मॉड्यूल के रूप में उसको पढ़ाई कर सकें। हमने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स मोबाइल दोनों को दिए ना, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स दोनों को मोबाइल दिए हैं, ताकि फील्ड का जो डाटा है, अभी उनको कुछ को दे दिया, कुछ के भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों को यानी मोबाइल देने की हमारी योजना है, ताकि फील्ड में जो उनसे डाटा लिया जाता है वो एप्स के माध्यम से और आसानी से डाटा दे सकें। तो इन दोनों को उस प्रकार का ये लाभ दिया जाएगा। शिक्षा को और वैल्यूएबल बनाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए, शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा में हम थोड़ा अपने आप को कमजोर मान के चलते थे, लेकिन इस वर्ष में जो योजना हमने बनाई है उसमें चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात हो, प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। उनकी डिमांड आने लग गई है गांव से भी, शहरों से भी। हमने इसके साथ प्लेवे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल में प्लेवे स्कूल्स की रचना भी की है। छोटे बच्चों के लिए क्रैच, इसकी खोलने की योजना बनाई है, ताकि अगर बचपन अगर मजबूत है तो ये मान के चलेंगे नागरिक अपने आप मजबूत होगा। तो इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का भी काम हमने किया है। हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को लोन में बड़ी कठिनाई आती थी, इसको सुलभ किया है। अब हायर एजुकेशन का लोन वो गवर्नमेंट गारंटी पर मिलेगा, जितना जिसकी आवश्यकता पूरा मिलेगा। और साथ ही हमने एक फंड, एक गारंटी स्कीम बनाई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि अगर कोई बैंक लोन देता है और उसका वो वापस नहीं हो पाता, तो हमारी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें से उस बैंक को वापस दिया जाएगा। वापस देने की जिम्मेदारी तो उस विद्यार्थी की है जो लेता है और बाद में नौकरी के बाद वापस करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस नहीं हो पाता तो बैंक को सुरक्षित करने के लिए हमने अपनी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है उसमें से पैसा उनको वापस मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई, पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग, इसको थोड़ा मजबूत करके और कैसे नौजवान को नौकरी मिले उस ओर आगे बढ़े, तो स्किलिंग का भी बहुत बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। बहुत से इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ हमने एमओयूज किए, तो उस एमओयूज के माध्यम से और वो लोग स्किलिंग करके वहां प्लेसमेंट भी हो रही है। प्राइवेट उद्योग में जो नौकरी है उसके लिए एक बड़ा हमने काम किया, और वो है 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स हरियाणा स्टेट की। थोड़ा इसमें उद्योगपतियों का थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि विरोध शुरू में था, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस लाइन पर आ गए हैं कि इस काम को हम करेंगे। उनकी ओर से अपेक्षा है कि हमें स्किल्ड, यानी एक प्रकार से जो फॉर्मल स्किलिंग है, सॉफ्ट स्किलिंग है, इस प्रकार की जितनी आवश्यकता है उतनी करा कर देंगे तो वो नौकरी में रखने के लिए कोई उनको कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो देंगे। तो इसको एकदम फाइनल करने के लिए उसके रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर देंगे। इस प्रकार जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विकास के काम एक एक करके हम, कुछ काम तो ऐसे हैं जो पहली बार हमने किए हैं
और कुछ रूटीन के जो काम हैं, हमारे जो विकास के हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो सब काम चालू हैं। कोरोना के दिनों में भले हम प्रत्यक्ष जाकर के कई बार प्रत्यक्ष जाकर के भी उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, उसको करने में हमें कठिनाई आई हो। ऑनलाइन पिछले दिनों में 98 प्रोजेक्ट्स जिनके शिलान्यास और उद्घाटन हमने एक ही स्ट्रोक में किए, 1170 करोड़ रुपए के। और ये चौथा कार्यक्रम है इस कोविड के दिनों में जब ऑनलाइन बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को हमने किया है। लगभग 7,500 करोड़ रुपए के पिछले 1.5 साल में हम लोग ये कर चुके हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के खास करके कुछ आलोचनाओं में एक बड़ा आलोचना ये करते हैं कि हमने अपने समय में ये किया, हमने अपने समय में वो किया। और एक विषय पिछले दिनों में काफी चर्चा में उन्होंने चला रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस, इसके बारे में बताया कितने खोले हैं। अब उनको कहीं कोई चीज नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उंगली टिका देते हैं जाकर के। मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कह रहा हूं कि उन्होंने जो खोले हैं, अच्छा ही अच्छी बात है, जो खोले हैं तो खोलने ही चाहिए, किसी सरकार को नहीं खोलने चाहिए ऐसा हमारा मत नहीं है। लेकिन हमने जो खोले हैं वो बता रहा हूं कि हमने आने के बाद फरीदाबाद का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, सिरसा, यमुनानगर, कैथल में घोषणा की है, उसका बहुत जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा। नारनौल में, जींद में, भिवानी में और गुरुग्राम में ये निर्माण शुरू हो चुका है। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये बन चुका है। डेंटल कॉलेज मेवात में 135 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है। 6 नर्सिंग कॉलेज 194 करोड़ रुपए के बन चुके हैं। और ये तो जो नए बनाए हैं वो बोल रहा हूं, जो पुराने भी पहले बनाए गए थे उसमें भी भवन खड़ा करने तक ही सीमित रहे, उन्होंने उसको आगे विस्तार नहीं किया उसका। हमने हर एक मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया। और 2014 में जो एमबीबीएस की 750 सीटों का एडमिशन मिलता था, आज वो 1850 एमबीबीएस की सीटें इस साल एडमिशन हुए हैं, मोर देन डबल। आखिर ये हमारे वाले मेडिकल कॉलेज तो जब चलेंगे तब चलेंगे, ये तो पहले वालों का ही विस्तार किया, उसमें भी हमने पर्याप्त पैसा खर्च किया है। बजट में भी जितना पैसा उन्होंने नए लगाने में किया होगा उससे ज्यादा बजट हमने उन सब मेडिकल कॉलेज में लगा के और ये 1850 मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा करके हमने ये सब काम किए हैं। तो मित्रों, कोविड का जो सबसे बड़ा विषय वो था कोरोना। कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सारी व्यवस्था हमने ठीक से की, आज सारी दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हर दिन ही चर्चा का विषय रहा। एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, ऑक्सीजन का। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस बार था तो ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से भी हमने जितना मिलना था वो लिया और अतिरिक्त भी प्रयत्न जितने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जो मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के लिए काम किए वो हमने किए। यहां तक कि जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन हमको मिल रही थी, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेबल है, तो उन लिक्विड ऑक्सीजन को, गैसियस ऑक्सीजन को उपयोग करने के लिए 2 जगह हमने स्पेशल मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, 500-500 बेड के, पानीपत में, रिसार में। ये भी यूनिक काम हुआ है, कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। 1-2 प्रदेशों में हमारे साथ साथ ही हमारे बाद बने हैं, लेकिन पहली बार देश में ये प्रयोग हुआ है। हमारे ये दोनों हॉस्पिटल, भले आज वहाँ पेशेंट्स नहीं हैं, फिर भी ये 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के बाद कोई दुर्भाग्य से अगर दोबारा से कोई विषय ऐसा आता है तो फिर ये काम आएंगे, और नहीं तो 6 महीने बाद इसको डिसमेंटल किया जाएगा। ऑक्सीजन को, प्राकृतिक ऑक्सीजन कैसे तैयार हो, इस ओर भी हमारे वन विभाग की ओर से हमने योजना बनाई। बड़े बड़े वन ऐसे बनाए जाएं 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक, जिसमें से 2 का भी शिलान्यास पिछले दिनों किया है। और इस वर्ष में इन वनों को याद रखने के लिए, कोरोना के कारण से याद रखने के लिए, इसका नाम भी हमने विशेष रखा है ऑक्सीवन, कि इन वनों से ऑक्सीजन मिलेगी। और नए वन जो बनेंगे ठीक है, पुराने वन, खास करके वो पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गई है, ऐसे पेड़ों को भी हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे प्राणवायु देवता है। तो इस प्राणवायु देवता के नाते उनकी भी हमने 25 रुपये साल की पेंशन लगा दी है, कि जो उन पेड़ों की देखभाल अब करेगा, वो व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, गांव की पंचायत हो, शहर नगर पालिका हो, जो भी कोई इसकी चिंता करेगा, उसको 2500 रुपये साल का
रख रखाव के लिए, उसके सम्मान के लिए उनको ये दिया जाएगा, ये मिलेगा। कुल मिलाकर कोरोना के इस कारण से हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं हैं उनको भी मजबूत किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ CHCs, PHCs, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, डॉक्टर्स और बढ़े। इसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स की भर्ती, नर्सिस की भर्ती, ये भी ज़रूर हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पढ़ लिख करके आएंगे उनको भी पढ़ाएंगे, जो बाहर से भी आएंगे उनको भी मिलेंगे, तो इसको प्राथमिकता पर इनकी भर्ती हम करेंगे। अब मैं कोरोना के कारण से जो कष्ट परिवारों में हुआ, खास करके जो लोग हमारे बीच में से चले गए, उनका एक जो बिछोड़ा है वो हमको सहन करना पड़ा। उन परिवारों की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। कुछ लोग इलाज के कारण से उनके खर्च बहुत हुए हैं। कुछ लोगों के काम व्यवसाय, खास करके छोटा जो मजदूर, दुकानदार, ऐसे लोगों को उसका बड़ा सहन करना पड़ा है। तो ऐसी हमने कुल मिलाकर कुछ योजनाएं जो सोची हैं वो आपके सामने मैं जरूर रखता हूं, बाद में लिखित भी आपको सब मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जिन के माता पिता कोरोना में छिन गए उनके लिए हमने नगद राशि, बैंक अकाउंट में राशि, और यहाँ तक 23 साल का कोई अनाथ हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलेगी। जो लोग छोड़ के चले गए और BPL परिवारों से थे, ऐसे 18 से 50 साल तक की आयु के जितने लोग गए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की एक एक्स ग्रेशिया राशि, ये भी हमने शुरुआत की है। आज कुछ करने वाले ना उसको, हाँ, उसको अभी आज हम कुछ एक संख्या जो है, अब जितने भी आज ऑनलाइन हो पाएंगे आज करेंगे, लेकिन आज से उसको शुरू कर दिया गया है कि जितने ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं वो अप्लाई भी करेंगे ऑनलाइन, और हम डाटा जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में उसमें से भी निकाल सकेंगे। तो ऐसे गरीब परिवारों को 18 से 50 वालों को 2 लाख रुपए नगद राशि ये भी उनको दी जाएगी BPL के लिए। ऐसे ही जो होम आइसोलेशन में BPL परिवार के जो सदस्य बीमार हुए कोविड से, उनको भी हमने 5,000 रुपया ये हर व्यक्ति को दिया है। वो भी आज उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। लगभग अभी ये 10,000 के आसपास ये संख्या हमारे पास आ गई है। बाकी जैसे जैसे इनमें से अप्लाई करेंगे लोग, वैसा वैसा इनको और आगे बढ़ा देंगे। अस्पताल में जो भर्ती हुए थे, ऐसे प्रति व्यक्ति 35,000 रुपए की राशि, 35,000 नहीं, ये तो हमने बाद में पूरी राशि कर दी कि जितना उनका खर्च आएगा BPL का वो सारा खर्च हम देंगे। तो इसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। फिर जो कुछ गरीब लोग हैं, निर्माण श्रमिक हैं, ऑटो रिक्शा है चालक, रिक्शा चालक, श्रमिक जो कम आय वाले हैं, रेडी फड़ी वाले, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, क्योंकि उसका कोई डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले कोविड में हमें मिला था, फिर भी उसको एक पोर्टल हम खोल रहे हैं। 18 जून से उसके ऊपर रजिस्टर करना शुरू करेंगे, ताकि जो लोग हमारे परिवार पहचान पत्र में आ गए होंगे और ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनको सबको मिलाकर, तो ऐसे लगभग ये 12 लाख लोग हैं, परिवार हैं। तो ऐसे 12 लाख परिवारों को हम एक मुश्त 5,000 रुपया सबको दे रहे हैं, जो ये कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की लागत का एक पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं। हर एक परिवार को 5,000 रुपया एक मुश्त। अब वो उसका इनकम कम हुई या कहीं खर्चा ज्यादा हुआ, वो मेडिकल हेल्प इससे अलावा है, जो हेल्थ सर्विसेज के पहले है वो अलावा है। उसके अलावा ये जो काम व्यवसाय, छोटे काम करने वाले, ये जो भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की कैटेगरीज हैं, आशा वर्कर्स, NHM नेशनल हेल्थ मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये भी लगभग 22,000 संख्या है। इस 22,000 संख्या भी, क्योंकि इन्होंने काम बहुत किया, मेहनत बहुत की है, हालांकि इनको अपने व्यवसाय के नाते, अपनी तनख्वाह के नाते से मिलता भी होगा, तो भी जो कि एक चैलेंज इनके लिए था, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे हम कह सकते हैं, उस प्रकार की श्रेणी में हैं। इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति बल्कि रादर, ये इनको दिया जाएगा, जो 11 करोड़ रुपए की ये राशि है। छोटे दुकानदार, ये भी जो BPL परिवार हैं, 3 लाख की संख्या लगभग इनकी है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड हैं।
तो ऐसे 3 लाख बीपीएल छोटे दुकानदार, इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार, तो 150 करोड़ रुपया ये भी हमारा इसके अंदर लगेगा। उनको भी एक राशि एक मुश्त दी जाती है। पावर डिपार्टमेंट ने कुछ घोषणा की है कि जो बिल हैं जिनका फिक्स चार्जेस आता है, काम नहीं हुआ, कम हुआ तो भी मंथली चार्जेस या फिक्स चार्जेस जो लगते हैं, उनका पैमाना यह तय किया है कि अगर किसी का जनवरी, फरवरी और मार्च का जो बिल है एवरेज बिल, उससे अभी जो इन 3 महीनों में एवरेज बिल यानी अप्रैल, मई, जून, इनका एवरेज बिल अगर 50% से कम है, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा है तो ये मान के चले को काम चलता है उसका, ठीक है, लेकिन अगर बिजली बिल ही 50% से कम आया है तो मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं अड़चन पड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए रियायत है कि उनका जो फिक्स चार्ज है, यदि वो 10,000 रुपया महीना से कम है तो उसको सारे का सारा रिफंड किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, या दे दिया होगा तो रिफंड किया जाएगा। अगर 10,000 से कम है, 10,000 से या समझो 10,001 से 40,000 रुपए तक अगर फिक्स चार्ज है तो उनको 10,000 रुपए एक मुश्त ये रिबेट मिलेगा, और 40,000 से ऊपर अगर है तो 25% उसका रिबेट मिलेगा। 3 कैटेगरी हो गई। 10,000 तक है तो पूरा माफ, 10,001 से 40,000 है तो 10,000 फिक्स, और 40,000 से ऊपर है तो 25%। अर्थात 40,000 भी है तो भी 25% में 10,000 हो जाता है, 44,000 है तो 11 हो जाएगा, 60 है तो 15 हो जाएगा। तो ऐसा करके एक पावर डिपार्टमेंट ने ये पिछली बार भी एक राहत दी थी, इस बार भी ये राहत उनको दी जा रही है। यार एक छोटा सा